Hello and welcome to Ancient India Crash Course of Avlokan IAS. My name is Satyam Pandey and we are studying Ancient India. In last lectures, we have covered few topics like Mahajanpad. Before that, we have studied Vedic culture, and before that, Indus Valley civilization. But in the last lecture, we have studied about pre-Mauryan empires, in which we have talked about Haryanka dynasty, Nag dynasty, and then Nanda dynasty. In Nanda dynasty, we have seen that Dhananand was the last ruler of that dynasty and who was arrogant and oppressive ruler, and because of his oppressive nature he treated Chanakya disrespectfully. That is why we have seen that Chanakya took oath and he decided to dethrone Dhananand, and then he chose Chandragupta Maurya for this work. So let us start with today's lecture. सो मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करने से पहले हमने इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एम्पायर की फाउंडेशन होती है और फिर आगे किस तरीके से चीज़ें घटित होती हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है इस एम्पायर की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ही वॉज बोर्न ऑफ शूद्र वुमेन। तो एक शूद्र महिला से उसका जन्म हुआ था। दैट वुमेन वॉज इन द कोर्ट ऑफ नंद डायनेस्टी। वो जो नंद रूलर था उसके कोर्ट में ही वो महिला कुछ किसी तरीके का काम करती थी और उसी से ही इसका जन्म हुआ था। बट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको क्षत्रिय कंसीडर किया जाता है। ही इज कंसीडर्ड क्षत्रिय। कुछ टेक्स्ट रेफर करते हैं कि ही वॉज अ शूद्र। सो दिस इज ऑल डिबेट, बट हमें डिबेट में नहीं पढ़ना है। हमें बस ये जानना है कि चंद्रगुप्त वॉज द पर्सन जो यहाँ पर इस पूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है। अब ये किसकी मदद से रखता है? दैट पर्सन चंद्रगुप्त मौर्य वॉज हेल्प्ड बाय चाणक्य। अब चाणक्य ने इनकी हेल्प की थी टू ओवर थ्रू दी नंद डायनेस्टी इन मगध। अब जिसको हम मॉडर्न डे जो पाटलिपुत्र वाला रीजन है उस रीजन में ये पूरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है। सो चाणक्य जो है वो उसके चंद्रगुप्त मौर्य के एक टीचर, एज ए टीचर एंड मेंटर उसको हेल्प करते हैं। ही हेल्प्ड हिम ग्रो अप एंड ही वाज द पर्सन चूजन बाय द चाणक्य टू dethrone this Dhananand, or that Chanakya became the prime minister of Chandragupta Maurya's empire. So this is the whole story. अब इसमें समझते हैं कि जो प्लॉट है धनानंद को गद्दी से हटाने का और पूरा उसको उसकी एम्पायर को खत्म करने का, इसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई थी चाणक्य के द्वारा। और इसमें एज ए लीडर किसको उतारा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे एज ए एनिमी उससे बदला लिया और उसको डिथ्रोन किया। और ये जो पूरी कहानी है ये किस में लिखी हुई है? ये दी गई है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस एक प्ले है जो कि लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। तो ये भी एक फैक्ट है एग्जाम के लिए विच इज इम्पोर्टेंट कि मुद्रा राक्षस वॉज अ बुक विच इज ऑन चंद्रगुप्त मौर्य। की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें दिया गया है कि किस तरीके से चाणक्य ने प्लॉटिंग की, प्लानिंग की नंद डायनेस्टी को हटाने के लिए। और ये पूरा जो प्ले है इट इज रिटन बाय विशाख दत्त। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इस एम्पायर का एक्सपेंशन देखते हैं। दिस एम्पायर बिल्ट ए लार्ज एम्पायर अक्रॉस बिहार। अब बिहार, नेपाल, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गए थे एंड ऑल्सो इन डेक्कन रीजन। क्योंकि इनके जो रूलर्स थे देवर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, उनके पास आर्मी अच्छी थी। देवर स्ट्रॉन्गर देन द अर्लियर एम्पायर्स एज वेल। मतलब जो मगध डायनेस्टीज थी उनसे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर और उनसे भी एक बड़ी एम्पायर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमें अलेक्जेंडर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इंस्पायर्ड बाय द अलेक्जेंडर्स कैंपेन ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर। सो अलेक्जेंडर का जिस तरीके से एम्बिशन था वो भी अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था, साथ ही साथ वो भी उसके पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी। सो यहाँ पर जो मौर्यास थे दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अलेक्जेंडर्स कैंपेन एंड दे ऑल्सो बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड दे हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड देयर एम्पायर। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलेक्जेंडर ने अपना एक ग्रीक ऑफिशियल यहाँ पर अपॉइंट किया गया था सेल्यूकस को। सेल्यूकस को अपॉइंट किया था नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में टू रूल ओवर द रीजन विच वॉज एनेक्स्ड बाय अलेक्जेंडर। बट यहाँ पर सेल्यूकस का वॉर होता है चंद्रगुप्त के साथ में इन विच सेल्यूकस वॉज डिफीटेड। और डिफीट होने के बाद इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस। सो इनके बीच में ट्रीटी साइन होने की वजह से इनकी जो टेरिटरी है ही सिक्योर टेरिटरीज लाइक अराकोसिया, गेड्रोसिया। अब ये जो नाम है ना ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इट वॉज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया।
सो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहाँ की बात हो रही है, और वहीं पर ही युद्ध होता है और वहीं पर ही चंद्रगुप्त ने इसको हराया था। फिर फाइनली इनके बीच में जब ट्रीटी होती है तो सेल्यूकस क्या करता है, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के साथ में कर देता है। सो दैट इज हाउ द होल फाइट कन्वर्टेड इनटू अ रिलेशनशिप। अब चीफ मिनिस्टर कौटिल्य को नियुक्त किया जाता है। कौटिल्य वॉज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। ही गाइडेड चंद्रगुप्त एंड ऑथर्ड दी अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, विच इज़ अ बुक ऑन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये पूरी किस तरीके से गवर्नेंस वर्क करती है, गवर्नमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं, राजा के क्या कर्तव्य हैं, किस तरीके से राजा को काम करना चाहिए, सरकार किस तरीके से चलानी चाहिए, इस सब के बारे में यहाँ पर अर्थशास्त्र में बात की गई है, जो कि लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। और इसमें इकोनॉमिक्स यानी कि जैसा कि इसका नाम ही है अर्थशास्त्र, तो दिस बुक इज ऑल्सो ऑन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भी बात इस बुक में होती है। अब इसमें देखते हैं कि रिलीजियस ट्रांजिशन भी होता है, कि इसी पूरे एम्पायर में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रूलर्स थे वो किस तरीके से डिफरेंट रिलीजन्स को यहाँ पर पैटर्नाइज करते हैं। फिर उसके बाद दे देमसेल्व्स बिकेम द फॉलोअर ऑफ सर्टेन रिलीजन्स। सो उनकी हम बात करेंगे। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो लेटर इन हिज लाइफ ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो भद्रबाहु वॉज अ जैन मॉन्क, और इनसे इंस्पायर होकर चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम अ जैन फॉलोअर। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस डायनेस्टी। अब हम देखेंगे कि जो मौर्यन डायनेस्टी है इसको पढ़ने के लिए हम कुछ सोर्सेस का यूज करते हैं, बट उससे ही पहले हम थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं। अब ये जो मैप है ये 250 बीसी के अराउंड मौर्यन एम्पायर की जो पूरा एक्सटेंशन है उसको यहाँ पर दिखा रहा है। सो अगर आप देखो, सो यहाँ पर हमें कैपिटल रीजन दिखाई पड़ रहा है पाटलिपुत्र। अब इसके अलावा आप देखो ईस्टर्न एक्सपेंशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ईस्टर्न एक्सपेंशन था जो आसाम वाला रीजन है वहाँ तक, बट उसके नीचे आप देखो डेक्कन में आपको दिखाई पड़ेगा, गोदावरी के भी नीचे तक ये पूरा एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा। फिर आप नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान के कुछ रीजन तक यहाँ पर ये एम्पायर फैली हुई थी। सो इट वाज ह्यूज एम्पायर। सो अगर हम आज के इंडिया के मैप से कंपेयर करें, सो उससे भी कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा है कि उससे भी बड़ा नज़र आ रहा है हमको, ठीक है। अब इसमें हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स, जैसे पिलर एडिक्ट देखने को मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो अशोका के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी एम्पायर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि ये जो एम्पायर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो इसको पढ़ने और समझने के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम इनके बारे में जान रहे हैं। सो कभी भी जब हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो लार्जली हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, कई बार तीन या चार सोर्सेस भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सोर्सेस हम बात करने वाले हैं उसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं, एंड वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो दो तरीके के सोर्सेस हम मेनली रिफर करते हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल। जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनको हम रेफर करते हैं। जो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं उसमें जो हमारे पास सोर्सेस हैं उसमें एक तो हमारी अर्थशास्त्र हो गई जिसके बारे में अभी मैंने बात की गई, विच वॉज रिटन बाई चाणक्य। और जो अर्थशास्त्र है इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, जिनमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग उनको कि टेक्स्ट में रेफर कर रहे हैं। मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिका, ये बुक भी गवर्नेंस पर बात करती है, एम्पायर के सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, उन सब के बारे में इन डिटेल इस बुक में बात की गई है। सो ये बुक भी है। प्लस कुछ श्रीलंकन टेक्स्ट हैं जो कि जैसे महावंशा एंड दीपवंशा, कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो although they are Sri Lankan, but they are telling about the role of the Ashoka in spreading Buddhism in Sri Lanka, कि किस तरीके से अशोका ने रोल प्ले किया बुद्धिज़्म को श्रीलंका तक पहुंचाने में और स्प्रेड करने में। सो दीज टू बुक्स आर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, दीपवंशा एंड महावंशा। सो दीज आर श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, बट हमें उनसे कुछ पता चलता है इस एम्पायर के बारे में। इसके अलावा हमारे पास कुछ और, जैसे मुद्रा राक्षस हुआ जिसके बारे में मैंने बताया, शाकदत्त की, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जातक स्टोरीज हैं हमारे पास, जातक स्टोरीज हैं जिनमें हमें अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में पता चलता है, और उसमें भी मौर्यन एम्पायर की बात हुई है। मेनली यहाँ पर जो जातक स्टोरीज हैं दे आर अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा।
बुद्ध की लाइफ के बारे में बात करती हैं, बट इसमें हमें सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में पता चलता है, क्योंकि टाइम पीरियड लगभग सेम ही है। कुछ टाइम पीरियड बाद ही मौर्यन एम्पायर भी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पीरियड की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो लगभग लगभग सेम होंगी, तो उनसे हम इनके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। प्लस हमारे पास जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं उसमें हमारे पास अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, हमारे पास कुछ पिलर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें आप देखोगे कि अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास मटेरियल रिमेन्स हैं। अब जो हमारे पास मटेरियल रिमेन्स हैं इसमें हमारे पास पॉटरीज हो जाती हैं, और मौर्यंस के टाइम पर जो पॉटरीज है हमारे पास वो कौन सी हैं, NBPW। और ये क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सो दीज आर द पॉटरीज मौर्यस के टाइम पर। इसके अलावा हमारे पास कॉइन्स भी हैं, और कॉइन्स हमें बताते हैं, बेसिकली जो कॉइन्स होते हैं उनको हम न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस बोलते हैं ऑल्दो, बट यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अलावा हमारे पास एक तीसरा सोर्स भी है जिसको हम कॉइन्स बोलते हैं। कॉइन्स में हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें इस टाइम पर देखने को मिल रही हैं, जिनके थ्रू हम जो अशोका की या मौर्यन अम्पायर है उनके बारे में अच्छे से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कौन कौन से रूलर्स थे, उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, उन्होंने क्या काम किए थे, किस तरीके की सोशल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमको इन सब चीज़ों के थ्रू पता चल रही हैं। अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे कि पाटलिपुत्र है जो कि मॉडर्न डे पटना है, जो कि कैपिटल थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा बुलंदी बाग रीजन है, कुमारहार रीजन है, ये रीजन भी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रीजन थे उस टाइम पीरियड में। सो दीज आर द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, जो कि हमें अभी तक पता चली मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि जो मौर्यन रूलर्स थे उनका किस तरीके का कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या उन्होंने किया था। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो मौर्यन रूलर था अशोक, अशोक वॉज द रूलर हु रूल्ड आफ्टर, यहाँ पर आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बाद में हमें अशोक देखने को मिलते हैं। सो अशोक के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम इनके बारे में बताएंगे, कुछ इनके रॉक एडिक्ट्स के बारे में, इनके कुछ पिलर्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में, रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कुछ मेजर हैं कुछ माइनर हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। चलो फिर हम देख लेते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरीके से जो इनके रूलर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरीके से उन्होंने रूल किया। सबसे पहले जो इनका फाउंडिंग मेंबर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अंपायर बिल्डिंग का काम इसके इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। ही सिक्योर्ड रीजन्स फ्रॉम हिंदू कुश टू पार्ट्स ऑफ डेक्कन। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू कुश वाला जो रीजन था, इट वॉज दैट पार्ट ओनली जो कि सेल्यूकस के द्वारा यहाँ पर रूल किया जा रहा था। उस रीजन को इन्होंने कैप्चर किया, अपने अंडर में लिया, प्लस ही टुक द पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन ऑल्सो। सेल्यूकस के साथ इनका जो वॉर होता है उसमें ये जीतते हैं, एंड ही टुक annexed some territories from the regions once governed by the Alexander's satrapas। सो अलेक्जेंडर के जो यहाँ पर गवर्नर्स थे उनके द्वारा जो रूल की जाती थी वो टेरिटरी भी इनके द्वारा एनेक्स कर ली जाती है। जो ट्रीटी साइन होती है सेल्यूकस के साथ में, ही सिक्योर्ड द टेरिटरी, और इंटर मैरिज इनके साथ में होती है बिटवीन ग्रीक्स एंड इंडियंस। तो जो मैंने आपको बताया कि मैरिज अलायंस हो जाते हैं और यहाँ पर जो है पीस मेंटेन कर लेते हैं। रिलीजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया जाता है। ही बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म इन लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और फिर ही रिनाउंस दी थ्रोन, और वो चले जाते हैं श्रावण वेला गोला वाली जगह साउथ में, और वहाँ जाकर वो जो जैनिज्म की फास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू वो अपनी लाइफ को त्याग देते हैं। इसके बारे में हमें पता चलता है। अब जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उस बुक में भी कुछ हमें इनके बारे में जानने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और मेन हमें ये पता होना चाहिए कि जो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही वॉज हेल्प्ड बाय चाणक्य, और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो ग्रीक्स थे, ग्रीक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटास नाम से बुलाते थे, मतलब
they used to call him Sandrocotas. सो ग्रीक जो हमें इंस्क्रिप्शन या जहाँ पर भी ग्रीक टेक्स्ट में इसका नाम मेंशन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, सो सेंट्रोकोटास नाम मेंशन मिलता है। ठीक है, सो सेंट्रोकोटास या फिर एंट्रोकोटास भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर एस की जगह पर ए आ जाता है बस, और ये नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो इतना हमें चंद्रगुप्त के बारे में पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड एक बार ध्यान रखना कि ये 300 BC वाला टाइम पीरियड है, और उसी टाइम पीरियड में हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिंदुसार है नेक्स्ट रूलर, जो ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं। he also conquered several Indian states and he also expanded the empire to the Deccan region। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ स्टेट्स को कॉन्क्योर किया, साथ में इन्होंने भी डेक्कन रीजन में एम्पायर को एक्सपेंड करने का काम किया। इसके अलावा हमें इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स इनको किस नाम से बुलाते थे। ग्रीक्स के द्वारा ही वॉज नोन इन ग्रीक्स बाय द नेम अमित्र गाथा। सो दिस वॉज द नेम ऑफ बिंदुसार, अमित्र गाथा। अमित्र गाथा के नाम से ये जाने जाते थे, और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज स्लेयर ऑफ एनिमीज। दुश्मन का खात्मा करने वाला जो व्यक्ति है उसी को ही अमित्र गाथा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस किस तरीके का होता है। ही होस्टेड द ग्रीक एम्बेसडर डेमेस्कस, डेमेस्कस को इन्होंने होस्ट किया अपने कोर्ट में, और जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे। इसके अलावा ही बिकेम फॉलोअर ऑफ अजीविका सेक्ट। सो जो बहुत सारी फिलॉसफीज थी उस समय में, उसमें से एक फिलॉसफी, और उस समय एक काफ़ी पॉपुलर फिलॉसफी थी जिसको हम अजीविका सेक्ट के नाम से जानते हैं, और अजीविका सेक्ट के फॉलोअर बन जाते हैं बिंदुसार। सो अभी तक हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बिंदुसार इज बिकमिंग फॉलोअर ऑफ अजीविका सेक्ट। सो ये यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 16 स्टेट्स को कॉन्क्योर किया, और जो कि हम जिसको हम कह सकते हैं कि अरेबियन सी से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच का जो रीजन था, वे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी टू वे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूल करते हुए हमें ये वाला जो रीजन है यहाँ तक, इसमें इन्होंने, आप देखोगे कि 16 स्टेट्स यहाँ पर जो भी छोटे मोटे स्टेट्स थे उनको कॉन्क्योर किया, और ये वाला पूरा रीजन बिंदुसार के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ संगम लिटरेचर है, उसमें भी इनके बारे में मेंशन होता है। वहाँ पर भी बात होती है कि ये मैसूर तक इनका जो एक्सपेंशन है वो हो गया था, और मैसूर वाले रीजन तक ये रूल कर रहे थे। और ये हमने देख लिया कि ही बिकेम फॉलोअर ऑफ अजीविका सेक्ट। अब बिंदुसार का ही बेटा था अशोक, और अशोक को ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ उज्जैन। सो गवर्नर ऑफ उज्जैन अपॉइंट किया जाता है किसको, अशोक को। who later became the king of Mauryan dynasty, who is the next king of this dynasty। अब हम बात करते हैं, देखो 2 किंग हमने देखे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाली बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं यहाँ पर जैन, और जो बिंदुसार हैं ही बिकेम फॉलोअर ऑफ अजीविका। अब बात आती है अशोका की। जैसा कि मैंने बताया, ही अपॉइंटेड एज वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। तो तक्षशिला और उज्जैन वाले रीजन के ये अपॉइंट कर दिए जाते हैं वाइसरॉय या फिर गवर्नर, जिसको हम कहते हैं। अब अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए। अशोक ही इंपॉर्टेंट है मेनली, जो यूपीएससी के एग्जाम में कई सारे जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखो तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली दे आर अराउंड अशोका, अशोका के ही अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको अच्छे से पता होगा कि अशोक कितना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक ने एक वॉर यहाँ पर लड़ी, और जो वॉर हुई थी इट हैपेंड इन 261 BC। 261 BC में एक वॉर होती है यहाँ पर, और ये वॉर इतनी खतरनाक थी इन कलिंग रीजन विच लेड टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अशोकाज पॉलिसीज आफ्टर विटनेसिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो होता क्या है कि बेसिकली कलिंग जो अंपायर थी उसके साथ में अशोका का यहाँ पर वॉर होता है,
अशोक उस वॉर को जीत जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो लोग मरे हैं उनको देखने के बाद कहा जाता है कि अशोक का दिल जो है वो पिघल गया। उसने देखा कि कम से कम 1 लाख लोग मरे हुए हैं, चारों तरफ लोग लाशें पड़ी हुई हैं, जानवर जो हैं कई सारे घोड़े हाथी वो मर गए हैं। सो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो पॉलिसी है, ब्लड शेड की जो पॉलिसी थी उसकी, उसको उसने त्याग दिया और फिर उसने अपनी जो पॉलिसी है उसको पीसफुल पॉलिसी में चेंज कर दिया। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग पीस एंड नॉन वायलेंस, एंड देन आफ्टर ही बिकेम अ नॉन वायलेंट पर्सन। और उसने जो अपना एक्सपेंशन था वो भी रोक दिया और पीसफुल तरीके से वो रूल करने लगा। सो बेसिकली इसी के टाइम पर ही जब हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी उसमें जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी इट वाज कंडक्टेड बाय अशोका, एंड जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी दैट वाज कंडक्टेड बाय काल अशोक, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज कंडक्टेड बाय अशोक। और कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, सो ये हमें ध्यान देना होगा। और इससे पहले जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। फिर हम इसमें बात करते हैं अशोकन एडिक्ट्स के बारे में। अब जो इसकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसकी जो पॉलिसी थी जिसमें जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ वेरी घोष। वेरी घोष, चलो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब ये जो इसकी पॉलिसी थी इसको बोलते हैं द वॉर ड्रम। मतलब पहले ये इसकी पॉलिसी थी वेरी घोष की पॉलिसी, और वेरी घोष की पॉलिसी को चेंज करके ये एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिसको बोलते हैं धम्म घोष। और जो धम्म घोष की पॉलिसी है इसको हम बोलते हैं ड्रम ऑफ धम्मा। सो यहाँ से कन्वर्ट होकर उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। अब इसने जो ये पॉलिसी अडॉप्ट की, यहाँ पर ये क्या कर रहा था? ब्लड शेड कर रहा था, कई सारे वॉर लड़ रहा था। बट यहाँ से इसका जो कन्वर्जन हुआ, एक तरीके से ट्रांजिशन होता है उसका, और फिर ये अडॉप्ट करता है पीसफुल पॉलिसी जिसमें ये धम्मघोष की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि अशोका के कुछ कई सारे एडिक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, और उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें काम की देखने को मिलती हैं। अब अशोक क्या करता है? अशोक ने पहली बार एक काम किया जो किसी और रूलर के द्वारा अभी तक नहीं किया गया था। ही यूज्ड इंस्क्रिप्शंस टू कम्युनिकेट मोरल गाइडलाइंस। तो इसका क्या था कि इतनी बड़ी वास्ट एम्पायर है, आम लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता है, लोगों तक हर बात पहुंचाई नहीं जा सकती है। आज की तरह एडवांस सिस्टम नहीं था, मोबाइल फ़ोन टेलीग्राफ कुछ भी नहीं था उस समय। कैसे पहुंचोगे लोगों तक? लोगों तक अपने ऑर्डर्स कैसे पहुंचाओगे? रॉयल ऑर्डर्स होंगे, कोई बात होगी जो लोगों तक कनेक्ट करनी होगी, कैसे पहुंचोगे? सो इसने जो मेथड अडॉप्ट किया उसमें इसने यूज किए इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक पिलर इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर पिलर्स पे बात लिखवा दी जाती थी, या फिर रॉक इंस्क्रिप्शंस, कुछ रॉक्स होते थे उनके ऊपर बात लिखवा दी जाती थी, या फिर केव इंस्क्रिप्शंस। और ये इंस्क्रिप्शंस में बेसिकली लिखा क्या होता था? दीज वर द रॉयल ऑर्डर्स। रॉयल ऑर्डर्स मतलब जो राजा के द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स होते थे उनको बेसिकली यहाँ पर लिखा जाता था, या उसके द्वारा जो दी बताई गई जो पॉलिसीज होती थी उनको यहाँ पर मेंशन किया जाता था। ही यूज्ड इंस्क्रिप्शंस टू कम्युनिकेट मोरल गाइडलाइंस। सो बेसिकली जो धम्म की पॉलिसी इनके द्वारा लाई गई थी, अब आपको ये समझना होगा धर्म, धम्म इज डिफरेंट फ्रॉम धर्म। सो धर्म या रिलीजन से डिफरेंट है। धम्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, किस तरीके से लाइफ को जीना है, और उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें किस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करना है। उन्हीं को ही बताने का काम किया किसने? धम्म ने। और धम्म क्या था? इट वॉज द पॉलिसी ऑफ अशोक। अशोक के द्वारा लाई गई एक पॉलिसी थी जिसमें ये लोगों तक बताता था कि उनको किस तरीके से बिहेव करना है, कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किसको नहीं करना है, किस तरीके से हार्मनी मेंटेन करनी है, किस तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, लिविंग बींग्स हैं उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है। यही सब इसमें मेंशन किया गया था अशोक के एडिक्ट्स में। सो इसके कुछ मेजर एडिक्ट हैं, कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं। सो उनके बारे में हम एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें केवल एडिक्ट्स को बताया जाएगा, क्योंकि दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्ज़ाम। और वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। आप देखोगे तो जो मेजर इंस्क्रिप्शन माइनर इंस्क्रिप्शन है तो उनकी लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना के डलवाऊँगा यहाँ पर चैनल पे। जैसे कि आप देखोगे कि कलसी यहाँ पर रॉक एडिक्ट है तो वो कहाँ पर है? जूनागढ़ है, जौगढ़ है, धौली है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। सो
इनके बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर जरूर यहाँ पर चैनल पे बनाऊंगा, उसको यहाँ पर डालूंगा। अब इसमें देखते हैं कि अशोका की जो पॉलिसीज थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से रॉयल ऑर्डर्स को यहाँ पर पास किया जाता है। अब उसमें कुछ हम देखेंगे कि कुछ केव इंस्क्रिप्शंस भी थे, केव में ऑर्डर्स मतलब लिखे होते थे, कुछ उसकी किन चीज़ों को वो मानता था, क्या वो लोगों तक बताना चाहता है, यही सारी बातें हमें एडिक्ट्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इसमें जो रूलर्स थे देवर वीक रूलर्स, और अशोक के बाद के जो रूलर्स थे दे हैव वीकेंड द एम्पायर। और एम्पायर जो है यहाँ पर फिर डिक्लाइन की तरफ जाने लगती है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि अशोक रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और उसके बाद के जो रूलर्स थे देवर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देवर नॉट गुड इनफ सो दैट दे कुड मेंटेन द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन द एम्पायर। सो यहाँ पर अंपायर वीक होना स्टार्ट हो जाती है। हिज राइन सॉ पार्ट्स ऑफ द एम्पायर ब्रेक अवे ड्यू टू वीक लीडरशिप। तो लीडरशिप वीक होने की वजह से यहाँ पर एम्पायर जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने लगती है। अब दशरथ और संप्रति के बीच में कुछ डिवीजन हो जाता है, आप देखोगे। और इसने संप्रति जो था उसके बाद ये क्या करता है, ही रीअसर्टेड मौर्यन कंट्रोल ओवर सेवरल टेरिटरीज दैट फ्रेगमेंटेड आफ्टर अशोकास डेथ। तो अशोक की डेथ के बाद कुछ जो रीजन्स फ्रेगमेंटेड हो गए थे, टूट गए थे, उनको ये रीगेन कर लेता है, रिकंट्रोल स्टेबलाइज करता है। फिर इसने क्या किया, जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। अशोक क्या कर रहे थे, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज कर रहे थे, बट संप्रति इज अगेन पैटर्नाइजिंग जैनिज्म। ही प्रमोटेड जैनिज्म एंड सपोर्टेड जैन मॉन्क्स अक्रॉस इंडिया। सो ये जो रूलर्स थे इनका कुछ फिक्स नहीं था, किसी भी रिलीजन को ये प्रमोट कर सकते थे, किसी भी आइडियोलॉजी को जो उन्हें पसंद आती थी पर्सनल लेवल पर उसको वो सपोर्ट करते थे और प्रमोट करते थे। अशोका इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिज्म। कुछ टेक्स्ट हैं जो मेंशन करते हैं कि ही हैज अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, बट दिस इज समटाइम्स ऑल्सो अ डिबेट कि वो बुद्धिज्म को उसने अडॉप्ट किया था या नहीं किया था। चलो, अब ये जो वीक रूलर्स हैं इनका नाम हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस एक बार ये जरूर ध्यान दे लो कि ये जो नाम है ये अशोकन सॉरी मौर्यन एम्पायर के रूलर्स के नाम है बस। शाली शुका या देववर्मन, सताधरवन। अब देखो ये जो नाम है ना, ये साउथ इंडियन एम्पायर्स के जैसे नाम लग रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया की एम्पायर्स थी वैसे नाम लग रहे हैं, बट इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि इनके नाम एक बार देख लो। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये जो रूलर्स के नाम है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बस इसलिए ये नाम देख लो, अदरवाइज दे आर ऑफ नो यूज। इनका एग्जाम में कोई यूज नहीं है, कोई किसी तरीके का इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना इनकी टाइमलाइन पूछी जाएगी, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आई हैव जस्ट मेंशन फॉर योर रेफरेंस। अब इनके बारे में, अनपॉपुलर रूलर हैं, ये भी अंपायर को वीक कर रहे हैं, साथ में देखो इन्होंने इन्वेजन झेला है और इनके टाइम पर भी लॉस ऑफ टेरिटरीज हो रही है। तो बेसिकली हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जिनके टाइम पर अंपायर मजबूत होती है, पावरफुल होती है, मिलिट्री जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी हो, या सोशल चेंजेस जिसके टाइम पर हो रहे हो, कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पर हमें ये सब देखने को प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रहा है, और ये लोग भी ज़्यादा टाइम तक रूल कर नहीं रहे हैं। कुछ ही टाइम तक रूल करने के बाद ये गद्दी से हटा दिए जा रहे हैं या इनकी हत्या हो जा रही है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि देयर वाज द लास्ट रूलर दिस पर्सन बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो लास्ट मौर्यन रूलर था जिसके टाइम पर मौर्यन डायनेस्टी जो है अपने एंड पर आती है। बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर। इनके जो कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शुंग डायनेस्टी। सो यहाँ पर इनके ही मिलिट्री कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, तो इसके द्वारा ही बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। ऑल्दो ही वाज अ वीक रूलर, तो जब भी वीक रूलर होगा और अंपायर में स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होगी, तो जो दूसरे एस्पिरेशनल पीपल होंगे या एम्बिशियस होंगे वो मौके का फ़ायदा उठाकर आपको कभी भी गद्दी से हटा देंगे। ये हम कई बार एग्जाम्पल हिस्ट्री में देखेंगे, इस तरीके की चीज़ें एक बार नहीं बहुत बार होती हैं, और इस तरीके से अंपायर जो है चेंज होती रही हैं। सो यहाँ पर डायनेस्टी चेंज हो जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बृहद्रथ की हत्या के बाद यहाँ पर शुंग डायनेस्टी आ जाती है, और शुंग डायनेस्टी के बाद में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी, उनके स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें भी हम थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। सो सोशल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि द सोशल स्ट्रक्चर द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स, जिसमें फिलोसफर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, हंटर्स थे, आर्टिजन्स थे, ओवरसियर्स थे, किंग काउंसलर्स थे। अब जो ऑक्यूपेशंस थे वो हेरिडेटरी हो गए, जैसे आपने देखा होगा कि किसान का बेटा किसान, चरवाहे का बेटा चरवाहा, इस तरीके से कोई नाई होता था तो नाई का बेटा नाई बन जाता था। तो इस तरीके के जो ऑक्यूपेशंस थे, लोहार का बेटा लोहार, तो ऑक्यूपेशंस हेरिडेटरी हो गए।
तो लोग जो जिस तरीके का ऑक्यूपेशन उनके पेरेंट्स के द्वारा किया जाता था उसी को अडॉप्ट कर लिया जाता था बच्चों के द्वारा। उस समय इस तरीके की जॉब्स तो थी नहीं कि प्राइमरी सेक्टर अलग है, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर सब कुछ अलग। उस तरीके का जो सिस्टम था उस सिस्टम में ऑक्यूपेशन ही हेरिडेटरी हो जाती थी एंड विद नो इंटर मैरिज बिटवीन ग्रुप्स। तो ग्रुप जो थे उनके बीच में इंटर मैरिज भी नहीं होती थी कि लाइक लोहार ग्रुप है तो वो लोहारों के बीच में ही शादी करेगा। इस तरीके से शादियां होती थी। इंटर मैरिज आसानी से वहां पर होती नहीं थी। और रिलीजन देखते हैं कि चंद्रगुप्त बिकेम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बिंदुसार बिकेम फॉलोअर ऑफ आजीविका, अशोका वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म बट डिड नॉट फोर्स इट ऑन हिज सब्जेक्ट्स। अशोक की खास बात ये थी कि उसने ऑल्दो ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म, ही स्प्रेड बुद्धिज्म, बट ही डिड नॉट फोर्स इट ऑन हिज सब्जेक्ट्स। उसने फोर्स नहीं किया अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, ना ही उन्हें किसी तरीके के कंपल्शन में डाला कि आप भी बुद्धिज्म फॉलो करो। ऑल्दो ही हैज प्रमोटेड इट अलॉट, कई डिफरेंट रीजन्स में बुद्धिज्म को पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो अशोका को दिया जाता है, बट ही डिड नॉट फोर्स इट अपॉन द सब्जेक्ट्स। तो ये अच्छी बात थी। एग्रेरियन सोसाइटी थी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इवन टुडे आल्सो मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही होती है। फिर हम देखते हैं कि सॉइल वाज फर्टाइल, रिवर्स वाज देयर, रेनफॉल वाज देयर। तो ये सब चीजें वर फेवरेबल, दीज कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर, दैट इज व्हाई द सोसाइटी वाज एग्रेरियन लार्जली। उसके अलावा हम देखते हैं कि मिलिट्री थी। वुमेन की जो कंडीशन थी इट अगेन डिटोरियोरेटेड फर्दर, जैसी कि पहले थी उससे भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वुमेन हैज़ हैड अ रिलेटिवली हाई स्टेटस विद फ्रीडम सच एज डिवोर्स एंड रीमैरिज। यहाँ पर कुछ फ्रीडम्स वुमेन के पास थी डिवोर्स एंड रीमैरिज की, बट जो पहले की स्थिति थी लाइक जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी बाद के टाइम में, किसी भी टाइम में, मिडिवल टाइम्स में भी नहीं ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ ऑल्दो देयर वर सर्टेन लिबर्टीज विद द वुमेन, बट यहाँ पर हमें उनके जो एजुकेशन में रोल और बाकी चीज़ों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। पॉलिटिकल रोल भी उनका देखने को नहीं मिलता है, लाइक पहले सभा समितिज में उनका रोल देखने को मिलता था, एजुकेशन और जो दूसरी चीज़ें थी कि दे हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जाती हुई दिखती हैं हमें। ठीक है, सो ये तो थी सोसाइटी की बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर किस तरीके की थी, मौर्यन एम्पायर में इकोनॉमी किस तरीके की थी। अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। सॉइल फर्टाइल थी विच इनेबल्ड मल्टीपल क्रॉप साइकिल्स, तो कई सारी क्रॉप्स एक साल में उगा ली जाती थी। और जो मेन करेंसी थी दैट करेंसी वाज नोन एज सिल्वर कॉइन, और सिल्वर कॉइन को हम क्या बोलते थे, पना। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आता था, ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन में कि विद रिस्पेक्ट टू एंशियंट इंडिया पना वर्ड इज रिफर्ड टू व्हाट, किस चीज को रिफर करता है पना वर्ड, इज इट अ कॉइन और व्हाट। पना वाज द कॉइन विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। टैक्सेशन कैसा था, टैक्सेशन में हम देखते हैं कि हैवी लैंड टैक्सेस लगाए जाते थे इंक्लूडिंग भाग, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ पर ले लिया जाता था, एंड वेरियस अदर टैक्सेस लाइक बाली एंड हिरण्य। दीज वर द नेम्स ऑफ द टैक्स ओनली, इतना बस पता होना चाहिए। ट्रेड तो ऑलरेडी आप देखोगे कि पहले भी हो रहा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड देखने को मिलता है। मेन ट्रेड रूट्स जो होते थे वो गंगा और हिमालय से होके जाते थे। तक्षशिला वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड हब लिंकिंग इंडिया टू द वेस्ट, तो इंडिया को वेस्ट से कनेक्ट करने वाला एक ट्रेड हब था, दैट वाज तक्षशिला। अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो कैपिटल ऑफ द एम्पायर वाज एट पाटलिपुत्र, बट एम्पायर जो है ना वो 4 और मेजर प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। जो एम्पायर थी मौर्यन एम्पायर, इट वाज डिवाइडेड इन 4 मेजर प्रोविंसेस। तो कौन कौन से 4 मेजर प्रोविंस थे, पहला था तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर था, नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम देखते हैं सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी वाज अ रीजन, और ये कहाँ पर था, ये सदर्न इंडिया में था। इसके अलावा हम देखते हैं कि तोसाली यहाँ पर एक जगह थी, और ये कहाँ पर थी, ईस्टर्न इंडिया में थी। दीज वर द मेजर cities or were the major areas which have divided the empire in 4 parts, 4 provinces. These were the 4 major provinces of the Mauryan empire. उज्जैन था, उज्जैन कहाँ पर था, वेस्टर्न इंडिया में था। ये ध्यान देना, ये 4 मेजर यहाँ पर प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसाली एंड उज्जैन। ठीक है, और ट्रेड रूट्स तक्षशिला, हिमालय, इन सब रीजन से होते हुए जाते थे। आर्टिजन्स वर organized into guilds including weavers, potters, metal workers. State employed artisans were exempt from taxes. जो स्टेट के द्वारा
एम्प्लॉय करे जाने वाले जो आर्टिजन्स थे उनसे कोई टैक्स किसी तरीके का नहीं लगता था। ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि मतलब देवर गिवन दिस फ्रीडम। अब जो आर्टिजन्स थे वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अब गिल्ड बोलते हैं। गिल्ड इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु डू द सेम जॉब। सो ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम काम करते हैं, जैसे लोहारों का एक ग्रुप हो गया, किसानों का एक ग्रुप हो गया, या जो लकड़ी का काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका एक ग्रुप हो गया, मेटल वर्कर्स का एक ग्रुप हो गया। सो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गिल्ड्स बोलते हैं, जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम एम्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम समान व्यवसाय वाले लोगों को गिल्ड बोलते हैं। सो कारीगरों का एक संघ या समूह होता है गिल्ड, तो गिल्ड में कन्वर्ट हो गए आर्टिजन्स, ऑर्गेनाइज हो गए इनटू गिल्ड्स। अब जिसमें वीवर्स थे, पॉटर्स थे, मेटल वर्कर्स थे, सो ये लोग स्टेट के द्वारा जो एम्प्लॉय किए जाते थे उनसे टैक्स नहीं लगता था, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो हमने जाना मॉडर्न एम्पायर में सोसाइटी, रिलीजन के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। अब इनके थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। रेवेन्यू वॉज मैनेज्ड बाय ऑफिसर्स लाइक समहर्ता। समहर्ता वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर, ये याद रखना, इस पे स्टार मार्क कर लो और इस पे लिख लो अपने नोट्स में, समहर्ता वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। इसके अलावा सन्निधाता भी था, ही वॉज ट्रेजरी ऑफिसर। सो ये ट्रेजरी ऑफिसर थे और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इनका था, और इनका काम था ट्रेजरी की देख रेख करना। सो सन्निधाता एंड समहर्ता वर टू इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ दिस एम्पायर। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट्स होते थे, वेरियस ऑफिशियल मैनेज्ड, कुछ ऑफिशियल होते थे जो एग्रीकल्चर मैनेज करते थे, माइंस को, कॉमर्स को, ट्रांसपोर्ट को। सो इन सारी चीज़ों को, अब ये है पान्याध्यक्ष, ये किस लिए, कॉमर्स के लिए हैं। अब ये है अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष किस लिए है, माइंस के लिए हैं। सो इस तरीके के जो ज़्यादातर जो अध्यक्ष अध्यक्ष वर्ड यूज होगा वो किसमें, मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स होते थे उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें थी जो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। रिवेन्यू अच्छा खासा आता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो नॉर्मली फिक्स कर दिया जाता था और वही वसूला जाता था, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अब जो रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो क्या क्या थे, लाइक लैंड हो गया, वहाँ से टैक्स वसूल लेंगे, इरीगेशन टैक्स लगा दिया जाता था, इरीगेशन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पर टैक्स लग जाएगा। कस्टम्स पे टैक्स लग जाता था, कस्टम ड्यूटीज़ लग जाती थी। शॉप पे टैक्स लग जाता था अगर कोई दुकान किसी तरीके की खोलता था। इसके अलावा आप देखोगे फेरी टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, माइंस हो गया, पास्चर्स हो गया, लाइसेंस दी जाती थी, लाइसेंस फी लग जाती थी, क्राफ्टमैन्स पे फाइन्स लग जाते थे लोअर कोर्ट के द्वारा, जैसे आज भी लग जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और ये सब हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। ऐसे ही जो मैंने बताया आपको, सीताध्यक्ष हो गए, वो इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर थे। दंड पाशिका थे, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट थे। महादंड नायक थे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इस तरीके के ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते थे। अब इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि किंग वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। जो अथॉरिटीज थी, जो पावर थी वो किसके पास में थी, सेंट्रल अथॉरिटी के पास में ज़्यादातर पावर्स थी। किंग वॉज यूज टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी और उसी के हाथ में सारी पावर्स यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। किंग इमर्ज्ड एज सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट। जो सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट होता था वो किंग होता था, वही स्टेट की मिलिट्री को मैनेज करता था, वही जुडिशियल हेड भी वही होता था, मतलब चीफ जस्टिस भी वही होता था, एग्जीक्यूटिव भी वही होता था। सारे ऑर्डर्स जो है वो किसके द्वारा पास किए जाते थे, किंग के द्वारा। लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी उसी के द्वारा, कि मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया जाएगा, क्या पॉलिसीज होंगी, सब कुछ किसके हाथ में था, किंग के हाथ में। किंग वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जैसे आज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और पहले जब हम देखते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम था तब भी हमें कुछ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, वो यूज टू असिस्ट द किंग, जिनको हम मंत्री परिषद भी बोलते थे उस समय में, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत ही एक्सटेंसिवली मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। सो हमने अभी तक बात की इनके जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, इनकी जो इकोनॉमी थी, सोशल या रिलीजन कंडीशंस थी, उनके बारे में हमने बात की। अब फिर हम देखते हैं कि मौर्यंस के
यहाँ पर जो पनिशमेंट थे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उसमें भी जो जुडिशियल डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन होता था, दैट वाज द किंग। उसके अलावा जो कोर्ट होते थे, कोर्ट बनाए जाते थे, उनमें कुछ यहाँ पर दंड नायिकास को अपॉइंट किया जाता था जो एज ए जज यहाँ पर एक्ट करते थे, ठीक है, फंक्शन किया करते थे। अब यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे, ये भी है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हुआ करता था, कैपिटल उनकी कहाँ पर हुआ करती थी, धर्मथी कारिन बोलते थे उसको, जो कैपिटल होती थी उसको। अब कई सारे तरीके के पनिशमेंट दिए जाते थे, जैसे फाइन लगा दिया, इम्प्रिजनमेंट जेल दे दी जाती थी, म्यूटिलेशन यहाँ पर कुछ शरीर के अंग काट दिए जाते थे, या फिर डेथ पनिशमेंट भी दे दिया जाता था। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो भी दिया जाता था अगर कोई बड़ा अपराध करता था उस केस में। पुलिस स्टेशन होते थे प्रिंसिपल सेंटर्स पे, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे वहाँ पर पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। इसके अलावा आप देखोगे कि कई बार आप देखोगे कि लोगों को छोड़ भी दिया जाता था, मतलब उनको आज़ाद कर दिया जाता था या फिर उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती थी, तो ये भी उस समय में होता था। मोरेन्स के पास जो आर्मी थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोरेन्स की आर्मी, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वाज, जो इनकी आर्मी थी, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे हैव अ ह्यूज आर्मी, एक ह्यूज आर्मी दे हैड। तो अच्छी खासी इनके पास आर्मी थी, जिसमें हम देखते हैं इनके पास कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, फुट सोल्जर्स थे यहाँ पर, चैरिटियर्स हुआ करते थे, चैरियट्स होते थे, रथ होते थे, एलिफेंट्स होते थे। सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ देयर आर्मी। नेवी होती थी, ट्रांसपोर्ट होता था। सो दे हैव एक्सटेंसिवली डेवलप्ड देयर आर्मी। मैच्योर आर्मी थी और काफ़ी डेवलप्ड थी। और इनके भी सेपरेट कमिटीज़ होती थी जो इनको हेड किया करती थी। सेनापति होते थे जिनके द्वारा ये आर्मी को गवर्न किया जाता था। आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति, और सेनापति किसको असिस्ट करते थे, सेनापति यूज टू असिस्ट द किंग। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर था। सो आर्मी भी अच्छी खासी ऑर्गेनाइज थी, अच्छे खासे मात्रा में उनके पास जो सोल्जर्स थे, एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे। सो ये सारी चीज़ें युद्ध में यूज होती थी, ठीक है। 6 लाख की उनके पास इन्फेंट्री, 30,000 की कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स हुआ करते थे, 8,000 आप चैरियट्स होंगे। सो इतना सब कुछ होता था उस समय में इनके पास, ठीक है। सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उस समय के हिसाब से देखा जाए तो आर्मी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलती है। सो हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर किया है। अब हम देखते हैं इनके डिक्लाइन के बारे में, कि अशोक के बाद में जो यहाँ पर रूलर्स आते हैं, देवर नॉट स्ट्रॉन्ग रूलर्स, दे फेल टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, गवर्नेंस को मेंटेन नहीं कर पाए। एम्पायर जो है फ्रेगमेंट होने लगी, टुकड़ों में डिवाइड हो गई, लीडिंग टू इंटरनल इंस्टेबिलिटी। जब एम्पायर टूटने लगती है तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, और जिससे क्या है कि जो रूलर है वो और ज़्यादा वीक हो जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स रहे उसके पीछे, लाइक धम्म महामातास थे, स्टेट ऑफिशियल्स थे, ग्रीव टू पावरफुल एंड करप्ट। तो इनके जो स्टेट ऑफिशियल्स थे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसमें क्या है कि कहीं ना कहीं किंग की जो पावर्स थी वो डाइल्यूट हो गई, या वो अपनी पावर्स को मेंटेन नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से दूसरे लोग पावर में आए या जो स्ट्रांग हुए और जिन्होंने आगे जाकर हेल्प की। और आप देखोगे कि एम्पायर फ्रेगमेंट हुई, और एम्पायर फ्रेगमेंट होने के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होकर खत्म हो गई। सक्सेसिव वीक रूलर्स, तो इनके जो सक्सेसर्स थे दे वर वीक एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू द कोलैप्स। तो कोलैप्स में ही उनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई योगदान था नहीं। 3 मेन रूलर्स अपने को याद रखने हैं, बिंदुसार, चंद्रगुप्त एंड अशोक। उसमें भी अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। डेडिकेटेड लेक्चर देंगे आपको रॉक इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक इश्यूज होने लगे थे, डिफ्लेशन ऑफ स्टेट मोनोपोलीज, रिसोर्सेज डिप्लीशन होने लगा था भाई। फेमीन आ गई जिसकी वजह से इकॉनमी और कमज़ोर हो गई। फ्रेगमेंट होगी इकॉनमी तो रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लीट होंगे, साथ ही साथ डिवाइड भी हो जाएंगे। देर वॉज अ रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब अगर एम्पायर ही वीक होगी तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे पाएगी, तो आउटपुट क्या होगा, अल्टीमेटली आउटपुट कम हो जाएगा। अब इसका अगर करेंट में जीते जागते एग्जाम्पल देखने हो तो आप कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करो, जहाँ पर आए दिन कूप हमें देखने को मिलता है, मिलिट्री कूप होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा नहीं है, ऑल्दो रिसोर्सेज आर देयर बट कंट्रीज आर वेरी पुअर, पीपल आर वेरी पुअर। जो वहाँ पर जो वहाँ पर रूलर्स हैं, जो वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, दे आर वेरी वीक। कभी भी गवर्नमेंट हट जाती है, तो उस टाइप का सिस्टम यहाँ पर हो गया था।
These factors contributed to the decline of empire. इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, जो सक्सेसर्स हैं देवर, और इसके अलावा एक बड़ा रीजन ये भी था कि जो अंपायर थी दैट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, और हाईली सेंट्रलाइज्ड अंपायर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो स्ट्रांग रूलर है अगर वो गद्दी से हटता है जब भी, तो उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके सक्सेसर्स उस पूरे हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम को मेंटेन कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के हाथों मार दिए जाते हैं। सो ये हो जाता है कहीं ना कहीं। एक रीजन ये भी माना जाता है कि अशोका की जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी उसने भी हेल्प किया इनकी एम्पायर को डिक्लाइन होने में, क्योंकि आर्मी वॉज इन इफेक्टिव हो चुकी थी। इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी इट वॉज नॉट इन टू वॉर, किसी तरीके का वॉर नहीं लड़ रही थी, कहीं युद्ध नहीं हो रहे थे। सो आर्मी जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से लथार्जिक हो चुकी थी एंड इनफेक्टिव हो चुकी थी, जिसकी वजह से फाइटिंग स्पिरिट भी खत्म हो गई थी आर्मी की, विच ऑल्सो वॉज अ बिग रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जो कि हम देखेंगे मौर्यन के डिक्लाइन के टाइम पर भी जैसा होता, सॉरी मुगल्स के डिक्लाइन के टाइम पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आप देखोगे कि बंगाल हो या फिर अवध हो या फिर आप नीचे देखोगे हैदराबाद है, ये कुछ जो गवर्नर्स थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें गवर्नर्स इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करते हुए नजर आए। जिसके अलावा और भी बहुत सारी एम्पायर्स हमें देखने को मिलती हैं। कलिंग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और फर्दर साउथ में भी हम देखते हैं कि सातवाहना जो थे वो अपनी एक एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं और अपनी एक इंडिपेंडेंट रूल वहाँ पर यहाँ पर वो उसको इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होते हैं। अब जो मौर्यन रूल था इट बिकेम कन्फाइंड टू गेंजेटिक वैली ओनली, एंड इट वाज सून रिप्लेस्ड बाय सुंग डायनेस्टी। सो इनका जो पूरा रूल था वो किसके द्वारा यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है, सुंग डायनेस्टी के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, और इनकी जो एक्सटेंसिवनेस थी वो भी कम हो जाती है, एम्पायर का जो टेरिटरी थी वो भी काफ़ी कम हो जाती है। एक रीजन ये भी माना जाता है कि जो इनकी एनिमल सेक्रीफाइस की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से पहले मौर्यन एम्पायर में एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, ब्राह्मण्स पर एंटागोनाइज, सो ब्राह्मण्स काफ़ी गुस्सा थे उनसे। सो बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें नहीं जाते हैं हम लोग। और पुष्यमित्र सुंग बोलते हैं कि एक ही वॉज अ ब्राह्मण चीफ ऑफ आर्मी एंड ही किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग, क्योंकि ब्राह्मण्स नाराज थे इस वजह से। बट इसका हमें कोई प्रॉपर एविडेंस मिलता नहीं है, और हमें देखने को मिलता है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में कि ही पेड फुल रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मण्स एज वेल, और उसने जो धम्म की पॉलिसी थी उसमें भी उसने मेंशन किया है ही promoted द पीसफुल वे ऑफ सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी को पीसफुल रहना है और ब्राह्मण्स को भी रिस्पेक्ट देनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और लीगेसी ऑफ मौर्यन एम्पायर्स में देखते हैं, मौर्यन एम्पायर लेड द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। Ashoka's promotion of Buddhism and his ethical governance through Dhamma had a lasting impact on the India's subcontinent and beyond. So अशोका ने जो पूरी गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप किया, स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, जिस तरीके से प्रमोट किया श्रीलंका में हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में हो, that gave a long lasting impact on the Indian subcontinent. That's all from my side for this lecture. Thank you so much. Soon we will come with the next lecture.